जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 96 और आज के लेक्चर में क्या करेंगे हम चैप्टर 19 रिस्क ऑफ फ्रॉड को डिस्कस करेंगे। हमारे सामने डिफरेंट केस स्टडीज़ आएंगी। उन केस स्टडीज़ में से हमने फैक्ट्स का एनालिसिस करके तो अंदाज़ा लगाना है कि इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्क ऑफ फ्रॉड को इंक्रीज़ करते हैं। कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज़ होगा। जैसे हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया था ना, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्रीज होगा, उसी तरह इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होगा। बिल्कुल डायरेक्ट केस स्टडी पे चलने से पहले जैसा हमारा क्लास में एग्री हुआ था कि हम पहले फ्रॉड रिस्क फैक्टर को डिस्कस कर लेंगे ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि आपको पता चल जाए आगे केस स्टडी में कौन कौन से फैक्टर्स वो रिस्क के तौर पे, रिस्क ऑफ फ्रॉड के तौर पे पूछ सकता है। तो इसको इकट्ठा करके ये लिस्ट स्टैंडर्ड ने भी दी है। चूंकि इसी लिस्ट में से आईकैप केस स्टडीज पूछता है, इसलिए हमने इस लिस्ट को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अगर आप आईकैप की बुक देखेंगे तो उसमें भी तकरीबन इसी तरह लिस्ट है। कुछ थोड़ी चीज़ें आगे पीछे होंगी, ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा अहम फैक्टर्स हैं उनको टॉप पे ले। तो यह है फ्रॉड रिस्क फैक्टर। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है, पहले बताइए ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या? ऐसे फैक्टर्स, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होगा। इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन है अगर किसी भी केस स्टडी में हमारे सामने आ जाए तो फौरन क्लिक हो जाए। क्या क्लिक हो जाए हमारे माइंड में? ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है। शाबाश, रिस्क ऑफ। पहली चीज आप नोट कीजिए, उसने हमारे इन फैक्टर्स को दो बड़े हिस्सों में क्लासिफाई किया है। किन में? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। क्योंकि दो तरह के फ्रॉड होते हैं ना, आप खुद बताइए दोनों तरह के फ्रॉड के फैक्टर एक जैसे होने चाहिए कि डिफरेंट? दोनों की नेचर डिफरेंट है। एक एसेट से रिलेट करता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है, तो प्रोबेबली दोनों के फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट, या कम से कम ज्यादातर फैक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए। इसलिए उसने जितने भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं उनको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। किन दो हिस्सों में? मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद हर एक को फर्दर 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया। हर एक को फर्दर 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया। इंसेंटिव और प्रेशर, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। अच्छा, ये 3 फैक्टर्स क्या है इनको समझ लीजिए। इंसेंटिव और प्रेशर, देखिए दुनिया में इंसान कोई भी काम करता ना, कोई भी काम वो बगैर किसी पर्पस के नहीं करता, बिला वजह कोई काम नहीं करते। ठीक है, हमारे हर एक्ट के पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। उसी तरह जो बंदा फ्रॉड करेगा ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। वो पर्पस हो सकता है, उसका पर्पस हो अयाशी करना, वो हो इंसेंटिव कि नई गाड़ी खरीदनी है, बड़ा घर खरीदना है, और हो सकता है उसका जो पर्पस है वो कोई मजबूरी हो कि जैसे घर में कोई फैमिली मेंबर सख्त बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है और ऑफिस में सीएफओ से एप्लीकेशन भेजी लोन की, एडवांस अगेंस्ट सैलरी की, और उसने रिजेक्ट कर दी। तो पर्पस कुछ भी हो सकता है, इंसेंटिव भी और प्रेशर भी। इंसेंटिव से मुराद क्या है? अय्याशी करनी है, बेनिफिट्स। प्रेशर से मुराद क्या है? कोई मजबूरी। लेकिन दोनों ही हमारे लिए एज ऑडिटर दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों को हम इंसेंटिव और प्रेशर पहली कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। ये बेसिकली मोटिव है फ्रॉड कर। जब कोई बंदा कोई फ्रॉड करता है पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव जरूर, और कहानी यही मोटिव से स्टार्ट होती है। अगर हम सीएफओ को कह दे कि आपको प्रॉफिट का 10% बोनस मिलेगा, तो ये उसके लिए मोटिव हो गया कि बोनस हासिल करने के लिए वो प्रॉफिट को ओवरशेड करने की कोशिश करेगा। पहला है मोटिव। अच्छा, सिर्फ मोटिव होना काफी नहीं है, सिर्फ मोटिव होना काफी नहीं, इंसेंटिव या प्रेशर होना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ मौका भी मिलना। मैं फ्रॉड करना चाहता हूं,
क्योंकि मैं नई गाड़ी लेना चाहता हूं, मेरी ये डिजायर काफी नहीं है, मुझे फ्रॉड करने का मौका भी मिलना चाहिए। फ्रॉड करने का मौका मुझे कब मिलेगा? जब मेरे सामने से कैश गुजरेगा, मुझे आता जाता कैश नजर आएगा, जब मेरे अंडर इन्वेंट्री होगी, या जब मुझे पता होगा कि इस जगह के इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, तो मुझे मौका मिलेगा चोरी। मुझे पता चलेगा हाँ सीसीटीवी कैमरा खराब हुआ 3-4 दिन से, अभी तक ठीक नहीं हुआ, आज मौका है। ठीक है, जब मुझे पता चलेगा कंट्रोल्स वीक है, पासवर्ड नहीं लगाए गए, कंप्यूटर्स को ओपन रखा गया है, मैं डाटा चोरी कर सकता हूं। तो सबसे पहले कहानी शुरू कहां से? फ्रॉड करने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? मोटिव, इंसेंटिव या प्रेशर? इंसेंटिव। दूसरी चीज क्या जरूरी है? अपर मौका होना। तीसरी चीज जो नॉर्मली होती है वो है एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन, ठीक है, लोगों का रवैया, एटीट्यूड रवैया और रैशनलाइजेशन। इसको मैं सिर्फ अपने सिलेबस की हद तक डिस्कस करता हूं। एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन का मतलब वो ये समझा रहा है कि जिस जगह पे फ्रॉड होता है, जिस कंपनी में फ्रॉड होता है, वहां पे एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट का रवैया, बिहेवियर, एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। अच्छा होता तो फ्रॉड ना होता, अच्छा नहीं होता आपस में एम्प्लॉयज का और मैनेज। जैसे अगर किसी जगह पे एम्प्लॉयज को छोटी छोटी बातों पे डांटा जाता है, उनकी क्लास ली जाती है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, एम्प्लॉयज को खतरा है कि हमें पता नहीं कब नौकरी से जवाब, डाउन साइजिंग शुरू हुई है। दो लोगों ने इकट्ठे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, साल बाद एक ही प्रमोशन होगी, दूसरा उसी जगह पे है। ये जो इस तरह के रवैये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इनसे फ्रॉड का रिस्क बढ़ता है। जैसे कि एक कंपनी में मैनेजर जो है वो बड़ा सख्त रवैया रखता है एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयज की बात नहीं सुनता, ठीक है, पॉलिसीज बहुत सख्त है। तो इसमें एम्प्लॉयज जो होते हैं नॉर्मली वो अपने आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। एम्प्लॉयज को जब लगे कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो फिर बदले में भी उसका वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा फैक्टर है एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड होगा ना, उसमें आपको तीन चीजें नजर आएंगी। पहला, कोई ना कोई इंसेंटिव या प्रेशर होगा जिसकी वजह से उस बंदे ने फ्रॉड किया, जिसने भी फ्रॉड किया। दूसरा, अपॉर्चुनिटी, उस बंदे को कोई ना कोई मौका भी मिला होगा। और तीसरा एटीट्यूड एंड रेस्पेक्टेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का, मैनेजमेंट का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। उसने इन फ्रॉड फैक्टर को, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के फ्रॉड फैक्टर को भी नहीं तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया है, इंसेंटिव या प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फैक्टर्स को भी नहीं तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया है। अब इनको जरा थोड़ा समझते हैं। पहला, पर्सनल, एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ पहले मैं क्लासिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दूं। पहली एग्जाम्पल क्या है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में? पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी कोई बंदा ऐसा है वो अंडर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी पुअर है, उसने लोगों से उधार लिए वापस नहीं कर पा रहा, उसके माली हालात बहुत खराब है, बच्चे की फीस जमा करवानी है उसके लिए पैसे नहीं है, बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है उसका इलाज करवाने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे नहीं। इस तरह की और भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकती है। बैंक में किस्त जमा करवानी है, कोई लोन लिया होगा, उसको रीपे करने के लिए पैसे नहीं। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इसमें वो बंदा बताइए क्या करेगा? क्या वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करेगा, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? वो एम्प्लॉय है, वो एसेट्स को दाएं बाएं करने की कोशिश करेगा। अब वो ये बंदा जो अंडर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, फ्रॉड करना चाहता है, कर सकता है, इसे अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्या है? ये है कैशियर, ये है इन्वेंट्री मैनेजर। अगर ये कैशियर है, इसके हाथ से सारा कैश जाता है, कैश रिसीव करने की जिम्मेदारी इसके पास है। ये इन्वेंट्री मैनेजर है, इन्वेंट्री की कस्टडी इसके पास है। अब बताइए अपॉर्चुनिटी भी है कि नहीं? ये एक दूसरा पॉइंट आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीशियस एंड मूवेबल आइटम, फॉर एग्जांपल कैश है, इन्वेंट्री। और फिर इसे ये भी पता चले कि मेरे पास कैश होता है, इन्वेंट्री कैश है, कई महीनों तक कोई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाता, कई महीनों तक इन्वेंट्री का काउंट ही नहीं कोई करता। तो ये सोचेगा यार अगर अच्छा मैं 2-3 महीनों के लिए कैश को दाएं बाएं कर भी दूं,
या इन्वेंट्री को बेच भी दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, बाद में जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं पूरे कर दूंगा, जो पैसे कभी नहीं आते बाद में। तो ये सोच के जब इंटरनल कंट्रोल्स भी वीक हैं, इंटरनल कंट्रोल, तो बताइए उसके लिए मौका है कि नहीं फ्रॉड करने का? बिल्कुल मौका है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन के टॉलरेंस ऑन, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, टॉलरेंस ऑन पेटी थेफ्ट। उसने पहले थोड़े से पैसे चुराए, 1000 रुपया, 500 रुपया या इन्वेंट्री, पता चला सीएफओ, उसने कहा 1500 क्या चीज है, उसने सब लागेगा, यार तेरी मेहरबानी 1000, क्यों छोटी सी अमाउंट है इसलिए मैं माफ कर रहा हूँ, 1500 चोरी ना करना। इसका मतलब क्या? हाँ, अगर आप क्योंकि हमने पढ़ा है जो फ्रॉड है ना वो क्वालिटेटिव बेसिस पे मटेरियल होता है। अगर आप इसको छोटा फ्रॉड को छोटा समझ के टॉलरेट करते हैं, इसका मतलब है आप उससे मौका दे रहे हैं वो बड़ा फ्रॉड करे। और ये फ्रॉड करने वाले पहले छोटे छोटे फ्रॉड से ट्रेनिंग हासिल करते हैं कि देखते हैं हम ऐसे पकड़े जाते हैं कि नहीं, इस तरीके से पकड़े जाते हैं कि नहीं। तो अगर सीएफओ का बिहेवियर ये हो, बिहेवियर कि छोटे मोटे फ्रॉड को माफ कर देता है, तो अच्छा इंसान हुआ ना, माफ कर देना अच्छी बात है। फ्रॉड करने वाले को माफ करना अच्छी बात नहीं है, उसके तो हाथ काट देने चाहिए। फ्रॉड करने माफ करना अच्छी बात नहीं है। इसी तरह फिर इसके बाद बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससेटिस्फैक्शन और डिसप्लेयर विद एंटिटी। क्या कहना चाह रहा है? एम्प्लॉइज एंटिटी से खुश नहीं है, उसकी पॉलिसी से खुश नहीं है। केस स्टडी में अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दे दे कि कोई ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉइज है उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, प्यारे भाई ये सुन, इधर कलप रहा हूं ना मैं, इधर सुन। डिससेटिस्फैक्शन है, डिसप्लेयर है विद एंटिटी, तो इसमें इसको फ्रॉड है। चलिए जी जी, इसमें किसमें? हाँ एक मिनट आता, एक मिनट। एग्जाम्पल तीनों क्लियर हो गई आपको? एक मैंने आपको बताई किसकी? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में इंसेंटिव या प्रेशर, दूसरी अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड है रैशनलाइजेशन। इसी तरह अब एक एग्जाम्पल हम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ना, कंसेप्ट क्लियर रखने के लिए, होगा ना, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ। तो एग्जाम्पल सुनिए, पढ़ क्या रहे हैं हम? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे फैक्ट्स जो अगर हमें पता चलेंगे कि किसी क्लाइंट में, किसी केस स्टडी में, किसी सवाल में मौजूद है, हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा। फ्रॉड रिस्क फैक्टर को दो बड़े हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, क्या कौन कौन से? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हम पढ़ने जा रहे हैं अब फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको समझने जा रहे हैं। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। किस किस में? इंसेंटिव और प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। 3। इंसेंटिव और प्रेशर का मतलब क्या है? इंसेंटिव और प्रेशर का लालच या मजबूरी, लालच या मजबूरी होना जिसकी वजह से वो फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, इसकी क्या एग्जांपल है? मैनेजमेंट्स बोनसेस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या मतलब? क्या कह रहा है? एक मिनट ठहर जा भाई, क्या कह रहा है? मैनेजमेंट्स बोनसेस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कि अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगी, फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिट अच्छा, उसको बोनस मिलेगा। अगर ये कह दिया जाए तो मैनेजमेंट की कोशिश क्या होगी? ठीक है। अगर आपको कहा जाए क्लास में आएंगे तो चाय बिस्किट मिलेंगे, डेली आएंगे, और अगर आपको कहा जाए संडे वाले दिन को खाने शाने का इंतजाम भी होगा, बिरयानी का भी होगा, तो फिर साथ में हाँ अब फ्लैट में दूसरे लोगों को भी ले आएंगे हैं, जिसने ऑडिट नहीं भी पढ़ना सके, यार आज ऑडिट पढ़ ले। रिस्क ऑफ फ्रॉड है ना इसी चीज का। क्यों? इंसेंटिव है, इंसेंटिव है। इसी वजह से सीएफओ को भी जब पता चलेगा अब प्रॉफिट शो करवा रहा हूं मैं तो मुझे बोनस मिलेगा, क्या करेगा वो? एक कौन सी एग्जांपल हो गई? इंसेंटिव। फिर आगे, लेकिन इतना होना काफी नहीं है, मौका भी तो होना चाहिए, मौका भी तो होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्या है?
डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंट है। सेल्स को कोई क्रेडिट डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करता, जितनी मर्जी सेल कर, किसी को क्रेडिट सेल करनी हो ना, इसके लिए किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोई अप्रूवल नहीं होती क्रेडिट सेल से पहले। किसी को उधार सेल करने से पहले किसी की अप्रूवल होनी चाहिए ना, किसी डिपार्टमेंट की, कि भाई इसको सेल करें, बंदा इस चेक कर लो इसको, इस काबिल भी है कि नहीं कि पैसे दे वापस करेगा। कंट्रोल्स वीक है। या सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी, ये भी एक मौका है। क्या सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टीज का होना हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि इनके साथ मिलके हम फ्रॉड कर सकते हैं। रिलेटेड पार्टी हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं, हमारी बात मान लेती है। क्यों? रिलेटेड पार्टी जो है, रिलेटेड पार्टी जो है, तो रिलेटेड पार्टी का होना अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? फ्रॉड। इंटरनल कंट्रोल का वीक होना फ्रॉड करने के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। फिर इसके बाद एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन के बिहेवियरल इश्यूज क्या होते हैं जिस जगह पे फ्रॉड हो रहा होता है? लोग कैसे, लैक ऑफ इंटेग्रिटी इन मैनेजमेंट, जिस जगह पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, उस जगह की मैनेजमेंट इतनी ऑनेस्ट नहीं हुआ करती। जिस जगह पे वो खुद भी लैक ऑफ इंटेग्रिटी इन मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चले पास्ट में लीगल रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन कर रही है, पास्ट में भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, उसका एटीट्यूड ही ऐसा है। तो जो बंदा झूठ बोलने का आदी हो इस साल भी झूठ बोलेगा, जो पास्ट में फ्रॉड करने का आदी हो, ये उसका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, रवैया है उसका। भाई क्लियर हुई है बात? अच्छा, मैंने जितनी एक एक दो एग्जाम्पल हर कैटेगरी में से उठाए, एग्जाम्पल समझ आई कि नहीं है? पक्की बात है। अब आपके लिए है एक गुड न्यूज। आप समझ रहे होंगे ये डब्बे ही डब्बे हैं और इसके बाद भी कुछ लिस्ट हैं, आगे भी देखें। सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, इतनी बड़ी लिस्ट हम कैसे याद करेंगे? क्लासिफिकेशन का याद ही नहीं करनी, सारी याद नहीं करनी। हर कैटेगरी में दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन, इतनी कोई एग्जांपल तो कर लेना। नहीं, पांच है नहीं, दो थे। अच्छा, मजे की बात सुने, ये जो आपको क्लासिफिकेशन मैंने सिखाई कि नहीं सिखाई? क्लासिफिकेशन केस स्टडी। अच्छा हाँ, रिस्क असेसमेंट। अब गौर से जवाब दीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। रिस्क असेसमेंट की केस स्टडीज की हमने, हमें इंफॉर्मेशन देके कहता था रिस्क आइडेंटिफाई करो, हम रिस्क आइडेंटिफाई करते थे, हेडिंग भी देते थे, एक्सप्लेन भी करते थे। कि सिर्फ हेडिंग देते थे? फिर बताइए, सिर्फ हेडिंग देते थे कि हेडिंग के बाद एक्सप्लेन भी करते थे? यहाँ पे भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर कहेगा आइडेंटिफाई करो, सिर्फ हेडिंग के एक्सप्लेन भी करेंगे? फिर बताइए, सिर्फ हेडिंग के एक्सप्लेन भी करेंगे? दोनों करेंगे। अच्छा, मुझे सोच के बताइए, रिस्क असेसमेंट की जितनी भी केस स्टडीज की, क्लास में जिसने सबसे ज्यादा रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी की है उसको 100 रुपए का इनाम। किसने किया सबसे ज्यादा? कितनी की है? कितने की है? कितने किया? नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे रिलाय, लेकिन आपने सच बोलना। ये कितनी अंदाजा, जितनी मैंने दी थी सारी, वो सारे किए हैं। और कोई ऐसा एक मिनट, ये ऐसे शोर मचाते हैं ना, फिर मेरा दिल नहीं करता। एक दो छोड़ के बाकी सारी भी है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने 100 केस स्टडीज की हो? कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे जिसने 80 या उससे ज्यादा केस स्टडीज की हो, 70 या उससे ज्यादा, 50 या उससे ज्यादा, 50, अच्छा 40 या उससे ज्यादा, कितने की है? सर 80 क्वेश्चंस है बस। सर मैं सच में बताऊं ना, मैंने एक भी नहीं की।
अच्छा, कोई ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जितनी भी असाइनमेंट मैंने दी है सारी की सारी केस स्टडीज की है चैप्टर 10 के? अच्छा, इसमें कोई सब हाईएस्ट वाला पता ही नहीं चल रहा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलें आपने जितने भी केस स्टडीज की, अच्छा मुझे सोच के जवाब दीजिएगा। उन सबको जहन में लेके मुझे बताइए, हमने सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई किए और उनको एक्सप्लेन किया कि हमने उसके साथ टाइप्स ऑफ रिस्क भी पढ़ा ना, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क के अंदर हमने इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। मुझे बताइए, हमने जितने भी रिस्क आइडेंटिफाई किए उसमें सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन किया कि उसकी टाइप भी इनहेरेंट रिस्क है कि कंट्रोल रिस्क है कि डिटेक्शन रिस्क है, ये भी बताइए। देखिए, कंसेप्ट बिल्ड करवा रहा हूं, सोच के जवाब देना है। क्या हमने जितने भी रिस्क असेसमेंट की केस स्टडीज की उसमें सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई किया और एक्सप्लेन किया कि उसकी टाइप भी बताई कि ये इनहेरेंट रिस्क है, ये कंट्रोल रिस्क है, ये डिटेक्शन रिस्क है? टाइप नहीं बताई थी, टाइप नहीं, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि अगर उसने किसी केस स्टडी में पूछा ही नहीं, सिर्फ ये कहता है रिस्क आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करके प्रोसीजर बता दो, ये नहीं पूछता वो कि बताओ इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है कि डिटेक्शन रिस्क है, तो फिर हमने इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल क्यों पढ़ा? फिर? ताकि अगर थ्योरी का क्वेश्चन हमसे पूछे ना कि इनहेरेंट रिस्क को डिफाइन करो, 2 एग्जांपल्स दे दो, इनहेरेंट रिस्क को डिफाइन करो, 2 एग्जांपल्स दे दो, तो हम उसको बता सके, थ्योरी के क्वेश्चन के लिए हमने पढ़ा था। वरना केस स्टडीज में वो टाइप ऑफ रिस्क नहीं, वो कहता है टाइप ऑफ रिस्क दूर की बात है, बच्चा सिर्फ इतना बता दे रिस्क आता है, मेरे लिए वो भी काफी है, एग्जैक्टली उसी तरह गैस कीजिए, जब रिस्क ऑफ फ्रॉड की केस स्टडी हमसे पूछेगा, इंफॉर्मेशन देके कहेगा इसमें से फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करो, हमने सिर्फ फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन कर देना होगा, या कि ये कैटेगरी भी बतानी होगी कि ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिस एप्रोप्रिएशन का है, ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, ये इंसेंटिव में आता है, ये अपॉर्चुनिटी में आता है, ये एटीट्यूड रैशनलाइजेशन में आता है। ये टाइप भी बतानी होगी कि नहीं? शाबाश, नहीं बतानी होगी टाइप भी नहीं बतानी। सिर्फ आप इतना आइडेंटिफाई कर लें, इस इंफॉर्मेशन से रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ रहा है, काफी है, काफी। फिर अगला सवाल जहन में आया, सर अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर की केस स्टडीज में सिर्फ ये बताना, आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, टाइप नहीं बताने, तो फिर ये टाइप्स क्यों बढ़ा रहे हैं? शाबाश, थ्योरी के लिए मैं पूछता नहीं होता। आखिरी दफा शायद जहां तक मुझे याद है कोई 15-16 साल पहले उसने पूछा था, आखिरी दफा पूछा, लेकिन फिर भी बच्चे को ये कहना 15-16 साल, कहता सर फिर इसका मतलब है ड्यू हो गया, अब पूछेगा। अब तो चूंकि सिलेबस में आपको होता है जहां पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन में 2-2 लेक्चर, हमारा 1.25 घंटे तो हो जाते हैं, ऑडिट का 1.25 घंटे हो जाए तो हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, सर मर गए, एक दिन में 2-2 लेक्चर। अकाउंटिंग का एक लेक्चर 2 घंटे का हो ना, उधर चुप, उधर कुछ नहीं बोलते। ऑडिट का 2 हिस्सों में के 1.25 हो जाए ना, और नहीं सर ये अब आप भागम भाग कर रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिस है केस स्टडी की प्रैक्टिस। आप मुझे आज के सर केस स्टडी की प्रैक्टिस ना करवाएं, देखिए संडे तक खत्म होता है कि नहीं सिलेबस, तसल्ली से हो जाएगा। ये केस स्टडी की प्रैक्टिस है जिसकी वजह से दूसरी क्लास ले रहा हूं मैं। करते हैं क्यों नहीं करते, मुझे पता चल जाती हैं, सारी खबरें आ जाती हैं, सारी नहीं आती है 12। तो टाइप्स किस, अच्छा इसका मतलब ये हुआ एहतियातन वैसे चांस नहीं है, मोर देन 95% चांस है केस स्टडी पूछेगा, लेकिन फिर भी मे भी कोई रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ ले। अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछा तो क्या पूछेगा ये सुन लें, वो पूछेगा बता दीजिए फैक्टर्स, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फैक्टर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर को एक्सप्लेन कीजिए,
क्लासिफाइंग दैम इन फॉलोइंग कैटेगरीज, फिर उसके बाद कैटेगरीज बता देगा। और हमने हर कैटेगरी में, लेकिन आपको पता है आई कैब अव्वल तो थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछेगा ना तो नंबर 3-4 से ज्यादा नहीं देगा। इसीलिए आप हर कैटेगरी में 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल याद कर ले, मोर देन इनफ है। हाँ, रीड करके समझ एग्जाम्पल को है, रीड करके समझना एक एक। भाईजान वो बैग में से और लेके आइए, 50 वाले लेके आना ना ना सवाल भाई। क्लियर? ये समझ आया एग्जाम में कैसे पूछेगा। तो हमारे लिए अहम क्या है? हमारे लिए अहम इनको याद करना नहीं है, एक एक को समझना है। हाँ, जब आप समझ ले, रीड कर लेंगे, उसके बाद वैसे तो अनइंटेंशनली आपको 2-2, 3-3 हर कैटेगरी में याद हो जाएंगे, लेकिन नहीं भी होती तो आप सिर्फ 2-2, 3-3 याद कर लें, वो भी 5% से कम चांस के लिए कह रहा हूं, वरना एक्सपेक्टेड है केस स्टडी देगा। स्टार्ट करें। अब देखें, अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये कि मैं एक एक फैक्टर उठा के आपको समझाऊं कि इसकी वजह से कैसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई होता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि फैक्टर्स मैं बताऊं, एक्सप्लेन आप करें कि सर इस वजह से रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई होता है, और अगर सही एक्सप्लेनेशन हो तो उसमें प्राइज मिल जाए आपको। ये ठीक है? चलिए, शोर नहीं मचाया, शोर जहां मचाया वहां पे प्राइस खत्म, फिर मैं रूटीन में समझाना शुरू कर दूंगा आपको। अच्छा, हाँ, फैक्टर्स पढ़ते हुए आपको ये लगेगा ये फैक्टर इधर नहीं उधर होना चाहिए था, ये फैक्टर इस क्लास से, ये उसने इसको अपॉर्चुनिटीज में डाला हुआ है, ये इंसेंटिव में होना चाहिए था, ये तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में होना चाहिए था, इसने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्यों। मिस क्लासिफिकेशन आपको लगेगा क्या? हाँ, तो जहां पे, और नहीं बात का तो है भी इसमें 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे मुझे खुद असूली इख्तलाफ है कि ये इस जगह पे नहीं दूसरी जगह पे होने चाहिए थे, या ये डुप्लीकेट हो रहे हैं, मुझे खुद इख्तलाफ है, लेकिन चूंकि हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं इसलिए मैंने उसकी क्लासिफिकेशन को चेंज नहीं किया। लेकिन आपके लिए भी क्लासिफिकेशन अहम है ही नहीं। आपको अगर लग भी रहा हो ना ये तो इस क्लास की बजाय उस क्लास में होना चाहिए था, आपने कहा गोली मारो, क्या कहना है आपने? गोली मारो इसको, क्लासिफिकेशन को गोली मारो। हमने कौन सा केस स्टडी में क्लासिफिकेशन पूछेगा? सिर्फ इतना समझना आपके लिए जरूरी है कि इसकी वजह से रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो रहा है। पहले मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मैंने आपको बता दिया, क्लियर? अगले एग्जांपल, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉय हैविंग एक्सेस टू कैश एंड अदर एसेट्स। ऐसा एम्प्लॉय जिसकी एक्सेस है कैश और अदर एसेट, इन्वेंट्री वगैरह पे, उसका एडवर्स रिलेशनशिप एंटिटी के साथ, ठीक है? एडवर्स रिलेशनशिप किस वजह से राइज हो सकता है? ले ऑफ्स की वजह से, कि डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, अनफेयर प्रमोशन की वजह से, अनफेयर इंक्रीमेंट की। कौन बताएगा कि इसमें कैसे फ्रॉड रिस्क इंक्रीज हो रहा है? वो एंटिटी को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि उसका दुश्मन है, एडवर्स रिलेशन का दुश्मन होगी ना। हाँ, वो कहेगा अच्छा मेरे साथ मेरा हक था, हम दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन किया था, इसको तो इंक्रीमेंट दे दिया, पता नहीं क्या क्यों दिया इसको इंक्रीमेंट, मुझे इंक्रीमेंट मिला ही नहीं। तो जो हक मांगे से ना मिले छीन लो। भाई ठीक है कि नहीं है? ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है, समझ आ गया? क्लियर? एम्प्लॉय हैविंग एक्सेस टू रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कि मिसाल याद रहे आपको कि एक्सेस की मिसाल क्या थी। अच्छा, आगे, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीशियस एंड मूवेबल आइटम, फायदे में कैश इन्वेंट्री, जिस जगह पे कैश है, जिस जगह पे इन्वेंट्री है, हाथ उठा के, हाथ उठा आप बता दें आप। शाबाश, इनहेरेंट क्या रिस्क होता है इसमें? इनहेरेंट चोरी कर सकता है वो, उसके लिए भाई कैश पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री आइटम्स पड़ी हुई हैं, वो चोरी हो सकती है, बिल्कुल बड़ी आसानी से चोरी कर सकता है उसको,
रिस्क ऑफ फ्रॉड है और चोरी करना भी फ्रॉड है। शाबाश शाबाश शाबाश, आगे चल। डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी है, इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं। अच्छा आगे एग्जांपल दे रहा है, इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड, इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिकंसिलिएशन, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन। आपने इन एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करना है कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स ये वाला वीक हो तो क्या फ्रॉड हो सकता है, ये वाला इंटरनल कंट्रोल वीक हो तो क्या फ्रॉड हो सकता है, ये वाला वीक हो तो क्या फ्रॉड हो सकता है। नहीं एक मिनट भाई, इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड जैसे कि चेकिंग नहीं होती या उस जगह पे एक्सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई, कोई भी आ जा सकता है। रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है कि जो एसेट सहारा है जा रहा है उसका टाइमली रिकॉर्ड किया जाए, रिकंसिलिएशन नहीं बनाई जा रही। नहीं, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ड्यूटीज का मतलब इनएक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने दे। एक ही बंदा एक से ज्यादा टास्क कर रहा है, ये अच्छा ये जहन में रखिएगा, जब एक ही पर्सन एक से ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हो तो ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है। केस स्टडीज में वो कहेगा कि मिस्टर ए ये काम भी कर रहा है, वो काम भी कर रहा है, ये काम भी कर रहा है। आप कहेंगे मिस्टर ए तो बहुत मेहनती है, सारे काम यही कर रहा है, एसेट को परचेज भी यही कर रहा है, रिकॉर्ड भी यही कर रहा है, यूज भी यही और सेल भी यही कर रहा है, और सेल भी वही कर रहा होगा। चलिए भाई ये एक्सप्लेन हो गया। फेलिंग टू करेक्ट नॉन इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज, कौन बताएगा? ये अपॉर्चुनिटी में कह रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी में होना चाहिए था। मैम मिस क्लासिफिकेशन का गोली मारो, क्लासिफिक अभी तो क्या क्लासिफिक गोली मार गोली उसको, क्लासिफिकेशन। हाँ आगे बताओ। एक में वन बाय वन तरतीब से। वीकनेस, अच्छा एक है वीकनेस होना, ये सिंपल रिस्क है। एक है वीकनेस सबको पता है, नॉन कंट्रोल, और वो नहीं करेक्ट, इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है, इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है। अगर आपको पता चले कि जी जिस जगह पे इन्वेंट्री वेयर हाउस है, अच्छा इन्वेंट्री वाले का सीसीटीवी कैमरा खराब होना लेकिन पता नहीं है किसी को, रिस्क इसमें है लेकिन कम है। लेकिन अगर पता है सबको, ये नॉन कंट्रोल वीकनेस, ये ज़हन में रखिएगा, इसमें नॉन का वर्ड अहम है कि लोगों को पता है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है। शाबाश, आगे चलते हैं। ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स, नहीं आप नहीं भैया, आप हाँ भाई, कंट्रोल जिन लोगों ने कंट्रोल बनाया है वो खुद ही बाईपास कर सकते हैं ओवरराइड। बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन, अच्छा ये ऊपर हो गया, तकरीबन वही था। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं तो खुद का सम टाइम डिस्कस, भाई पीछे वाले भाईजान हाथ उठाएंगे तो फिर है ना, बारी आएगी ना। चेंज इन लाइफस्टाइल, भाई नाराज हो जाएंगे। मेरे भाई देख मेरे भाई 2:15 होने हैं ना, तो आपने कल्पना तड़पना शुरू हो जाना, तो टाइम ज़ाया ना किया करना। मेरा भाई ना, मेरा भाई मैं सवाल पूछने दे भाई, थोड़ा सा ऊंची बोल। क्लर्क के लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया? क्या क्लर्क की लाइफस्टाइल में
हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ? यार बहुत पुरानी हो गई। अगले दिन ही गाड़ी खरीद के आ गया, शाबाश, ये है चेंज इन लाइफस्टाइल। तो अगले दिन गाड़ी खरीद के आया तो गाड़ी हो सकता है किसी ने तोहफा दियो। इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर आर बिजनेस आर रिक्वायरिंग लोन। हमें क्वेश्चन में पता चला कि डायरेक्टर्स या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं कि ऑडिट के बाद अपने शेयर्स बेच देंगे। एक मिनट हरी, एक मिनट। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ताकि ज्यादा अच्छा प्रेजेंट है, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करें। एक मिनट। कंपनी की वैल्यूएशन को ज्यादा दिखाने के लिए, क्योंकि आपको पता है शेयर प्राइस डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, तो हाई शेयर प्राइस लेने के लिए प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया होगा। मैनेजमेंट होल्ड्स मेजॉरिटी, इसी तरह लोन हासिल करने के लिए भी, क्योंकि बैंक एसेट्स को देख के लोन लेता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट होल्ड्स मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। सीएफओ और सीईओ के पास अगर मतलब कि अंडर जो काम है तो वो आराम से कर सकते हैं। सीएफओ सीईओ ही अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? कैसे बढ़ेगा रिस्क ऑफ फ्रॉड? सीएफओ या सीईओ के पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो ये अच्छी बात, मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है। वो दिन रात मेहनत करेंगे ताकि प्रॉफिट हो और शेयर प्राइस बढ़े। अच्छा, मैं एक स्टूडेंट से पूछूंगा सिर्फ, अगर उसने सही या गलत बताया वो अगले फैक्टर में, सही बताया तो ठीक, गलत बताया तो और किसी को मौका नहीं। आप इसका शोर मचा रहे हैं, आप शोर मचा रहे हैं। नहीं तो वो सीएफओ सीईओ के पास शेयर्स होंगे, वो तो दिन रात एक करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो, शेयर प्राइस बढ़े, उन्हें फायदा हो। रिस्क ऑफ फ्रॉड कैसे मिसयूज करेंगे? प्रॉफिट्स को ज्यादा शो करके, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा प्रॉफिट है ये शेयर प्राइस को अफेक्ट कर रहा है, तो वो कहेगा देख अभी बैठे बैठाए मैं अमीर होता, कैसे, ये मेरी जेब में शेयर प्राइस है ना, डेट इज डेबिट सेल्स क्रेडिट, फेक एंट्री पास की, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, जब प्रॉफिट ज्यादा हो गया शेयर प्राइस बढ़ गई। मैनेजमेंट बोनस बेस्ड, ये प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू अचीव फाइनेंशियल टारगेट्स। एक मिनट, ये मेरा प्रेशर होगा मैनेजमेंट में, तो वो क्या प्रेशर होगा उन पे टारगेट अचीव करने के लिए? ये प्रेशर किन लोगों ने डाला होगा? शेयर होल्डर्स ने, बैंकर्स ने, या मे बी डायरेक्टर्स ने। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटन्ड या पुअर, बताया भाई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटिटी इज पुअर, यानी इंक्रीज कंपटीशन है, गोइंग कंसर्न इश्यूज है। हाँ, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी पुअर है, प्रॉब्लम में है, उस वक्त उन्हें पैसों इन्वेस्टमेंट की ज्यादा, लेकिन उसी वक्त अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबको बता दें ना कि हमारी कंडीशन, तो इन्वेस्टर भाग जाएंगे। तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए वो इस पुअर कंडीशन को छुपाने की कोशिश करेंगे और इन्हें और अच्छा तरीके से दिखाने की जरूरत करेंगे। हाँ बिल्कुल, सेल्स को देखिए, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि क्यों ये फैक्टर्स फ्रॉड डिस फैक्टर हैं। अब इनको फ्रॉड करने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं? वो नहीं, वो हर इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, हर एक्सपेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। फिर इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स और जजमेंट्स। चलिए, ये तो हमने पहले भी पढ़ दिया ना कि प्रोविजंस को वेरीफाई करना मुश्किल होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में बोनस वाली बात आपने खुद से नहीं करनी।
अगर क्वेश्चन में वो आपको बताए कि CFO या मैनेजमेंट को कोई एक परसेंटेज प्रॉफिट की बोनस के तौर पे मिल रही है, फिर आपने बोनस की बात करनी है, क्योंकि हमारा केस स्टडी का असूल होता है कि केस स्टडी के फैक्ट से बाहर हम नहीं जाते। केस स्टडी के फैक्ट्स के अंदर तो उसने क्वेश्चन में लाजमी नहीं सारे फैक्टर्स बताए होंगे, उसमें से कोई 2, 3, 4, 5 उठा के केस स्टडीज बनाई होंगी। तो जो जिनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है उसी की बेस पे रिस्क असेसमेंट करनी है हमने। डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप विदाउट ऑडिट कमेटी और इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एक मिनट है रे, जिन्होंने पहले जवाब नहीं दिया हुआ वो हाथ उठाओ। एंड वाले भाईजान शाबाश, जी जी बताए। हाँ, अगर कोई अच्छा यहाँ पे जहन में रखिएगा, ये भी आई कि आपने कई दफा टेस्ट किया है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अगर है ही नहीं या है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, दोनों सूरतों में रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ेगा। अच्छा ये कैसे, ये तो समझ में आता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट ऑडिट कमेटी है ही नहीं तो कोई निगरानी करने वाला नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट CFO CEO जो दिल चाहे कर रहे हैं फ्रॉड, ऑडिट कमेटी नहीं है। अगर लेकिन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है लेकिन इनइफेक्टिव है तो फिर कैसे रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ गया। इनइफेक्टिव का मतलब क्या है, वो कंपिटेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट नहीं है, वो CFO CEO के अंडर काम करते हैं, वो CFO CEO के क्लोज फ्रेंड है। ऑडिट डिपार्टमेंट है जरूर लेकिन इनइफेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं कि वो उनके अंडर काम कर रहे हैं, डिपेंडेंट है उनके ऊपर। तो इस सिचुएशन में क्या वो रोक पाएंगे मैनेजमेंट को, CFO को, CEO को? नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए ये भी हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड है। शाबाश। इसके बाद अगला वो है इनइफेक्टिव ओवरसाइट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी और इंटरनल ऑडिट फंक्शन ड्यू टू लैक ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। तकरीबन वही बात आ गई। ओवरसाइट का होता है सुपरवाइज करना, सुपरवाइज करना। ओवरसाइट में और ओवरलुक में फर्क है, ये ज़हन में रखिएगा। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर कर देना। हाँ, हमारे इंग्लिश के एडिशन में आज तक याद है उन्होंने दो बताया, एक ओवरलुक और एक लुक ओवर, मिलते जुलते हैं, दोनों का मतलब अपोजिट है। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट। जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि किस तरीके से बिहेव करना है, उन्होंने इश्यूज अगर आएंगे एथिकल इश्यूज उनको कम्युनिकेट करना है। विसल ब्लोइंग जिसे कहते हैं, विसल ब्लोइंग करना मतलब कोई वायलेशन नजर आ रही है किसी चीज की तो हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना। वो कोड ऑफ कंडक्ट कम्युनिकेट। खुद मुझे बताइए, एक सिचुएशन है कोड ऑफ एथिक्स आपको कैफेट में पढ़ाया जाए, एक सिचुएशन है आपको तो कम्युनिकेट ना किया जाए। अगर कम्युनिकेट ना किया जाए, क्या आप इस काबिल होंगे कि एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई कर सके, डिसाइड कर सके कि उनमें आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना? नहीं। तो अब कम से कम प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको पता था होगा कि गिफ्ट वगैरह लेने से, शेयर होल्डिंग से, लोन से, इस तरह की ट्रांजैक्शन से थ्रेट रहे। यही वो कह रहा है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बताएंगे ना, हमारे लिए कोड ऑफ एथिक्स है, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है वही सिचुएशन तकरीबन, कि उसमें भी इश्यूज डिस्कस ये होते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कम्युनिकेट नहीं किए गए, अमल नहीं करेंगे। लैक ऑफ इंटेग्रिटी डिस्कस हो गया। लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट। अच्छा, लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट मिलता जुलता है इससे, गोली मारे। एक्सप्लेन, चलो एक्सप्लेन भी हो गया ना कि मैनेजमेंट का मोरल अच्छा नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग करवाने के लिए इस दफा सिंगापुर नहीं भेजा गया। भाई इनका मोरल तो इसी से डाउन होगा, इनके मोरल में और एम्प्लॉय के मोरल में फर्क होगा ना। एम्प्लॉय को ये टेंशन होती है मुझे प्रमोशन, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला, इनकी टेंशन कुछ और होती है। प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट ऑफ कमिटिंग टू बैंकर्स क्राइटेरिया एंड द थर्ड पार्टी टू अचीव एग्रेसिव और अनरियलिस्टिक टारगेट से अचीव करना। तो ये भी वैसा ही लग रहा है जैसा ऊपर स्टडी किया था, टारगेट अचीव करने के लिए प्रेशर, गोली मारे। Not providing information or providing wrong information to auditor। बिल्कुल ठीक है,
अच्छा, इसी तरह अब आपने घर जाके ये फैक्टर्स भी, ये क्या है, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है। सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन है ये भी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉड रिस्क फैक्टर ही। यानी जब आपसे कहेगा ना कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताओ, तो चाहे वो रिस्क ऑफ, वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर में आ रहे हो, रिस्क ऑफ फ्रॉड, चाहे इस लिस्ट में आ रहे हो, आपने सारे आइडेंटिफाई कर देने हैं। यूं समझ लीजिए पहले उसने फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताए, अब नीचे कह रहा है कि ये मजीद कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है। सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ही हैं। अब इनको आपने घर से जिस तरीके से मैंने आपको क्लास में सोचवाया है ना, घर जाके आपने इसी तरीके से सोचना है, एक एक लाइन को पढ़ना है और उसे सोचना है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं केस स्टडीज की तरफ। लेकिन इसकी केस स्टडीज बहुत, रिस्क असेसमेंट की एक केस खुद बताएं, रिस्क असेसमेंट की एक केस स्टडी कितनी देर में होती थी? कितनी देर में? 15-20 मिनट में। ये उससे 4 गुना कम वक्त में होगी। क्यों भला? इसमें प्रोसीजर है ही नहीं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, प्रोसीजर ना होने का, नंबर भी कम है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। क्योंकि सिर्फ फ्रॉड देखें, कह रहा है इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, चारों में से हर सिचुएशन में आइडेंटिफाई विद जस्टिफिकेशन वेदर इट रिप्रेजेंट रिस्क ऑफ फ्रॉड। बताना है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं है। भाई बता देंगे रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं? चले, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। While reviewing the audit files of 4 different clients, you confronted the following situation. पहला, due to tough competition, जब कंपटीशन ज्यादा होता है, हर एक आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मैं भी दौड़ लगा रहा हूं, ये भी दौड़ लगा रहा है, ये भी दौड़ लगा रहा है, ये मेरे से आगे निकलने लगा है, मैंने टांग आगे करूंगा कि नहीं, गिर जाए, गलत कर। भाई जंग में और लड़ाई में सब कुछ जायज है। आगे चलते हैं। ड्यू टू टफ कंपटीशन इन द मार्केट, company has been unable to increase price of its products since last 5 years. एक मिनट है। अच्छा देखे, उनकी जस्टिफिकेशन सुने। अगर मेजॉरिटी ऑफ क्लास आपकी जस्टिफिकेशन से एग्रीड हुई, प्राइस मिलेगा, वरना नहीं। ऐसा ठीक है? टफ कंपटीशन और प्राइस इंक्रीज ना होना कैसे फ्रॉड को इंडिकेट कर रहा है? हाँ, क्योंकि अगर प्रॉफिट को इंक्रीज, देखिए टफ कंपटीशन का मतलब मार्केट शेयर कम हो रहा है, मार्केट शेयर भी कम हो रहा है, सेल प्राइस भी 5 साल से नहीं बढ़ी, तो सेल प्राइस नहीं बढ़ी लेकिन कॉस्ट तो बढ़ रही होगी ना। इसका मतलब हर साल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। शेयर होल्डर तो गुस्से में बैठे होंगे, यार मैनेजमेंट बहुत ही फारिग है, इनको 1, 2, 3, 4 साल 5 साल दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर सके, इसको चेंज करें। तो वो उसको फेवरेबल करने की कोशिश करेंगे ताकि शेयर होल्डर्स की नजरों में, मार्केट में इन्वेस्टर की नजरों में इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, अच्छी हो। जब कंपटीशन ज्यादा होता है ना, हर कंपनी दूसरे से आगे निकल, क्योंकि उसे पता है इन्वेस्टर सब पे नजर रखे हुए हैं, जिसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ उसके। आप खुद बताइए, आपके पास 10,000 रुपए है, आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने हैं, किस कंपनी के इन्वेस्ट करेंगे? जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसका प्रॉफिट अच्छा, इसीलिए वो प्रॉफिट को ओवरस्टेट करते हैं। शाबाश। अच्छा बताइए, कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में जस्टिफाई कर दिया इन्होंने कि रिस्क ऑफ फ्रॉड है? चलिए शाबाश, आगे ट्रांसफर कर दीजिएगा हम तक, देख लें कि है ना। एडिशन टू इनटेंजिबल एसेट्स अमाउंटिंग टू ₹500 million include research cost of ₹10 million which is duly supported by invoices from supplier। जिन्होंने पहले नहीं, मेरा भाई बताएगा, मिस क्लासिफिकेशन कर दी होगी। नहीं, पहले बताइए रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं है? रिस्क ऑफ फ्रॉड है, फेक भी हो सकता है। 500 मिलियन की ट्रांजैक्शन थी एडिशन, उसमें 10 मिलियन है सिर्फ,
सर जी रिसर्च आप बताइए। सर रिसर्च फ्रॉड इंडिकेट हो रहा है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स में रिसर्च कॉस्ट ऐड नहीं करते। इंटेंजिबल एसेट्स में रिसर्च कॉस्ट ऐड नहीं कर, एग्रीड। देखिए मिस स्टेटमेंट है, 100% एग्रीड, इस पे मैं कमेंट नहीं कर रहा, मिस स्टेटमेंट नहीं, मिस स्टेटमेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या जानबूझ के की है इन्होंने? अगर जानबूझ के किया है तो पर्पस क्या है? रिस्क ऑफ फ्रॉड है, इनहेरेंट है, यानी नॉर्मली ऐसे हो जाता है। एरर, एक मिनट है मेरे भाई, आप बताइए एरर क्या फ्रॉड, पहले ये बताइए जिनसे फ्रॉड किस इंफॉर्मेशन से पता चला फ्रॉड? अगर हम इसको कैपिटलाइज कर देते तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कैपिटलाइज कर दिया प्रॉफिट 500 के पीछे 10 मिलियन को क्या है? अगर उसने करना ही होता ना तो 5 डॉक्यूमेंट है सर 1% इसमें सबसे अहम चीज जो थी वो ये थी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। देखे नहीं बताया, मैं 2 दफा सुनना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से, 2 दफा, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन था वो भी आप सही नहीं बता सके। मिसिंग डॉक्यूमेंट बोला था, एग्जैक्टली मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कह रहा है सपोर्ट ड्यूली सपोर्टेड है। याद रखे जब कोई बंदा फ्रॉड करता है ना तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी चेंज करता है। मैं इन भाईजान से कहूँ यार मोबाइल मेरे लिए लेके आओ, ये 10,000 का लेके आए, मुझे कह रहे 15,000 का मोबाइल है। मैं इनसे कहूंगा इनवाइस दिखाओ, या तो ये कहेंगे सर इनवाइस है ही नहीं, या इनवाइस में 10 को 15 करके शो करवाएंगे, या तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिसिंग होगी या उनमें अल्टरेशन होगी। जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो इसका मतलब है ये फ्रॉड नहीं। अब ये कहे सर 15,000, ये इनवाइस देख ले, इनवाइस देखो 10,000, फिर कहे सर तो मोस्ट प्रोबेबली चूंकि डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और अल्टरेट, तो ये फ्रॉड नहीं है, एरर है। ड्यूरिंग द, जिससे पूछा पता है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हायर मैनेजमेंट हैज बीन अर्निंग हैंडसम बोनसेस बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये तो मुझे भी आता है, रिस्क ऑफ फ्रॉड है। फॉर फिजिकल स्टॉक टेक ऑन 31 दिसंबर 2014 इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच अमाउंटिंग टू ₹42 मिलियन 52। यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि चीजें सेल हो गई, डिस्पैच नहीं हुई। डिलीवरी ऑफ गुड वाज स्टॉप्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अप टू 20 जनवरी द डिस्ट्रीब्यूटर हैज टेकन डिलीवरी ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2 मिलियन। कैसे फ्रॉड? ये रेंट पे तो कोई बात नहीं, ये रेंट पे ऑर्डर दे दिया ना, तो अभी जगह नहीं होगी, जब जगह बनेगी सामान मंगवा लेंगे। हाँ जी, इसमें अहम चीज ये है सिग्निफिकेंट टाइम गुजरने के बावजूद भी उसने डिलीवरी वापस नहीं, चीजें नहीं ली। तो इसका मतलब है हाँ, प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के लिए उसने प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के लिए सेल रिकॉर्ड कर लिया, और ये एक्चुअली सेल नहीं थी। कैसे पता चला एक्चुअल सेल नहीं थी? भाई इतना डिले हो गया, उसके बावजूद भी अभी चीजें डिस्पैच नहीं की, ये तो फेक सेल लग रही है। बिल्कुल सही बताया आपने, इसीलिए ये लीजिए इनाम, क्योंकि पूछा इनसे था। बारी आएगी तो फिर है ना। जी जी हाँ, 2 मिलियन की उसने उठा लिया ना सामान, तो ये जेन्युइन है, तो बाकी 50 मिलियन तो पड़ा है ना। नहीं, असल में हमने जेन्युइन बंदे को फेक सेल कर दिया। एक तो है ना फेक बंदे को फेक सेल कर दे रिकॉर्ड, एक है डेटर जेन्युइन है, सेल फेक की है उसके नाम की। भाई आपको देखिए, अगर आप मुतमिन नहीं है ना तो पूछ सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि अनयूजुअल टाइम गुजरने के बाद, यूजुअल डिले हो गई, टाइम गुजरने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं उठाई उसने, ये इंडिकेशन मिल रही है ना, ये एबनॉर्मल चीज है। आगे चलते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ें।
रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताइए, रिस्क असेसमेंट का चैप्टर 11 का क्वेश्चन या 19 का? आइडेंटिफाई द फ्रॉड इज फैक्टर इन द अबव सिचुएशन। सिर्फ हेडिंग बनाएंगे कि एक्सप्लेन भी करेंगे? हेडिंग तो आपने खुद देखा ना, क्वेश्चन में से ही निकल आती है। एक्सप्लेन, ये जो मैं आपको से करवा रहा हूं ना, ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है। You are the editor of Information Limited, which is engaged in development of customized software. During the last 3 years, IHL has become leading software developer in the industry due to completion of large number of projects. यहाँ तक कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड है नहीं? कंपनी के लिए सब कुछ अच्छा है। जो कंपनी टफ कंपटीशन में हो, फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉब्लम्स हो, उनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है ना। अभी हमने पढ़ा है, टफ कंपटीशन में होगी, फाइनेंशियल पोजीशन पुअर होगी, ठीक है, उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है। जिसको लोन की जरूरत है उसको रिस्क ऑफ फ्रॉड है। इसके बारे में तो कह रहा है सब कुछ अच्छा, बड़ी कंपनी है, अच्छे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, अभी तक कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। कह रहा है ड्यूरिंग द इनिशियल मीटिंग द क्लाइंट हैज इन्फॉर्म्ड दैट IL has achieved a growth of 60% as compared to the growth target of 30% set for the financial year ended. And the board of directors are considering to distribute 25% of the profit to management staff as performance bonus. अब देखें, unusually high sales होना, वो हमने पढ़ा है ना, जो हमने पढ़े थे प्रोसीजर, आप घर जाके आप पढ़ेंगे, टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड। उसमें ये भी है कि अगर अनयूजुअल रिलेशनशिप, अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस हो ना एनालिटिकल प्रोसीजर में, वो भी रिस्क ऑफ फ्रॉड को इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पे 60%, टारगेट 30% था। उसने कहा जब फेक ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करनी है तो क्या 30,000 और क्या 60,000, 60 ही डाल देते हैं। सोच रहा हूं मैं, कंफर्म नहीं है, क्या इतना अनयूजुअल हाई ग्रोथ रेट इंडिकेट कर रहा है? और फिर जबकि फर्द, अच्छा सिर्फ इतना, अगर मेरे से पूछे ना आप क्वेश्चन, वो यहां पे खत्म कर देता ना, फिर भी रिस्क ऑफ फ्रॉड था, लेकिन अब आगे उसने 25% कर दिया, कंफर्म हो गया वे रिस्क ऑफ फ्रॉड है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट कहने लगा सर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है, कंसीडर कर रहे हैं, इंटेंशन है। तो उसने कहा सर सीईओ ने फ्रॉड पहले कर लिया है, तो उसको उस वक्त कंफर्म तो नहीं था कि मुझे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए इतना डिटेल में क्वेश्चन बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा। उसने कहा होगा यार ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद सप्लीमेंट कर दूं मैं कोई, कि बच्चों को पता चल जाए कि बोनस की सर्टेन परसेंटेज भी इसको मिलनी है। तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है इनफॉर्मली बता दिया जाता है कि अगर आपने प्रॉफिट हाई, अच्छा प्रॉफिट अर्न किया तो आपको बोनस मिलेगा। एग्री करते हैं सारे स्टूडेंट इसमें? फिर वन ऑफ द कंपेटिटर्स हैज शोन इट्स विलिंगनेस टू एक्वायर IL। भाई एक कौन शाबाश, बताइए, आप बताइए, एक मिनट जरा सुनिए। क्या इनका कहना है IL की मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी? क्यों? ताकि कंपेटिटर हाई एसेट्स को, हाई प्रॉफिट को देख के ज्यादा पैसे दे। बकरा खरीदा, बकरा खरीदने के लिए गए आप? अच्छा, उसमें आपने देखा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है बकरे को, एक तो ये होता है ना अच्छा खासा जानदार बकरा हो, उसके पैसे ज्यादा मिलते हैं, और बकरा अगर जानदार ना हो तो क्या करते हैं भला, उसको 7 अप पिला देते हैं, उसको सोडा पिला देते हैं, ड्यू पिला देते हैं, क्या, ताकि जरा फूल जाए तो लगे कि हैवी है। ये क्या, यही तरीका है बेस्ट व्यू प्रेजेंट करने का। फेक, बिल्कुल। तो हाँ, बेस्ट व्यू बेस्ट व्यू की एक छोड़, नहीं एक जगह पे ना ये फ्रॉड फैक्टर डिस्कस कर रहा था, तो ये फैक्टर डिस्कस करके उसने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होते हैं ना वो ब्यूटी पार्लर में होते हैं। आगे चलते हैं इसी बात पे, अगला क्वेश्चन।
ये पैसे कौन लेके जाएगा? हाँ शाबाश शाबाश। आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स इन द अबव सिनेरियो। अब रिक्वायरमेंट पढ़ के बताइए चैप्टर 19। शाबाश। फ्रॉड का लफ्ज लिखा, क्या कमाल है इसमें, फ्रॉड का लफ्ज लिखा, बड़ा डूल है। क्वेश्चन 5, ग्रीन लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स एंड एप्रल्स, जो भी बोलते। ड्यूरिंग द आइडियल प्लानिंग मीटिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 CFO ऑफ GL हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या? 1, GL was previously exporting all its production under the brand name of variables. However, it has been facing the issue of decline in export order, and therefore has decided to start focusing on the local market. Accordingly, यानी मसला है, अच्छा, accordingly it has made an agreement with BL according to which GL's products would be sold to BL, who would market them through BL's retail outlets spread throughout Pakistan. A director of GL holds a major shareholding in BL. अच्छा, यहां तक ना मैं हल्का हल्का रिस्क असेसमेंट मेरे आ रहे थे। ये जो डिक्लाइन है एक्सपोर्ट ऑर्डर, इसमें मैं था कि एक्सपोर्ट फाइनेंशियल पोजीशन पुअर हो रही है, लेकिन एक मजबूत पॉइंट नहीं बन रहा था। जब ये बात आई ना, डायरेक्टर ऑफ जीएल होल्ड्स मेजर शेयर होल्डिंग इन बीएल, ये अब फ्रॉड फैक्टर आ गया। शाबाश, रिलेटेड 50 रुपए बचा दिए आपने, क्योंकि मैंने हाथ उठा के पूछना था, जो बताता उसको इनाम मिलना था, आपने वैसे पहले ही बता दिया। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्या क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखे? अच्छा, जस्टिफाई करवाएं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्यों रिस्क ऑफ फ्रॉड है? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो सकता है उसके साथ आर्म्स लेंथ बेसिस पे ना हो, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, टर्म्स एंड कंडीशन मार्केट बेसिस पे ना हो, इस वजह से। अच्छा, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रॉड रिस्क फैक्टर में इंसेंटिव में था कि अपॉर्चुनिटी में था? इंसेंटिव, गोली मारे इसको, क्यों? रिक्वायरमेंट में देख ले, रिक्वायरमेंट में कहीं उसने पूछा क्लासिफिकेशन बताओ, तो नहीं बताएंगे, सोचे भी ना, तो फिर पढ़ाया क्यों? 5% चांस है कि अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन जो आज से 15 साल पहले आया। सेकेंड, 2 ऑफ द, आपका भाई तो उस वक्त बड़ा था ना, आपके भाई ने पेपर दिए थे उस वक्त। सेकेंड, 2 ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ GL होल्डिंग 16% and 30% share in GL have informed the board that they intend to sell their entire shareholding in GL in order to concentrate on some of their other business. डायरेक्टर्स ने कहा हम तो बिजनेस शेयर बेचने लगे हैं, शेयर बेचने लगे हैं। कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है, क्योंकि शेयर बेच देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, उन्हें पता कंपनी में जो मर्जी होता रहे। शेयर को बेचने से पहले ओवरस्टेट कर सकते हैं। अब नजर आया रिस्क ऑफ फ्रॉड? हाँ, शेयर बेचने हैं तो वो क्या ज्यादा कीमत चाहेंगे कि कम? और जिस बंदे ने कोई चीज, आपने गाड़ी बेचनी हो तो उसे लश्का के चमका के बेचते हैं कि एज इट इज पॉलिश करके बेचते हैं ना, जहां जहां डेंट पड़े हो वहां छुपाने के, ताकि अच्छी कीमत मिले, अच्छी कीमत मिले। गाड़ी बेचेंगे, अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें कुछ और पैसे डालेंगे, कोई सेकंड हैंड बाइक खरीद लेंगे। तो इसके लिए अच्छी प्राइस हासिल करने के लिए रिस्क ऑफ फ्रॉड है। While discussing some of the internal control deficiencies in payroll processing department, which were raised in the previous year's management letter, यानी मैनेजमेंट लेटर में इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस बताते हैं, यही बताया था ना मैंने देखें यहाँ पे ICAP ने भी कह दिया, तो इसका मतलब मैंने सही पढ़ाया आपको। The CFO has informed that matter has been referred to the internal audit department, but is pending because of the illness of chief internal auditor. हाथ उठाए, शाबाश। 1 2 3 4, कम्युनिकेट हो गया, लोगों को पता भी है पेरोल में डेफिशिएंसीज है।
अभी तक वो ठीक नहीं, इसका मतलब लोग उस डेफिशिएंसी का फायदा उठा रहे होंगे। शाबाश 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 दीजिए। नहीं, उसने चाय के साथ आपको एक एक बिस्किट दिया कि पूरा पूरा पैकेट दे दिया? अच्छा, एक एक बिस्किट दिया, तो यहाँ पे पूरा पैकेट क्यों पड़ा हुआ? अच्छा, सारे बेंच का है, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चल, ना 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 ना, ये देख, अच्छा ठीक है, ना कल में, ना कल में। तो हाँ चलिए, ये क्वेश्चन पूरे हो गए, सारे डिस्कस हो गए। आज जिस स्टूडेंट ने जाके होम असाइनमेंट कर ली ना, वो रिस्क ऑफ फ्रॉड का एक्सपर्ट हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन, कल असाइनमेंट मैंने लाजमी चेक करनी है। एग्रीड? आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।